मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 580 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 58,780 पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर की कदर में भी कमी। इंडियन बैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मुत्तहिदा अरब अमारात में वर्ल्ड एक्शन समिट में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आलमी बिरादरी के ताउन की ज़रूरत पर रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान COP28 में तरक्की पजीर ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए आलमी ताउन पर भी जोर देगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। खैबर पख्तूनख्वा को पन बिजली मनसूबों की आमदन से अदायगी के मामले पर गौर। वज़ीर आज़म का तरजीही बुनियादों पर अदायगियाँ यकीनी बनाने का हुक्म। सूबों में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाना वफाक की जिम्मेदारी है। आबी ज़खायर और पन बिजली मनसूबों की तामीर तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल की जाए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। इसराइल ने गजा में जंगबंदी पर अमल दरामद कल तक मुअख्खर कर दिया। यरगमालियों का पहला ग्रुप जुमे को रिहा किया जाएगा। जुमे से पहले कोई जंगबंदी या यरगमालियों की रिहाई नहीं होगी। इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर का बयान। इसराइल और हमास ने बुध को जंग में 4 रोज़ा वक्फे यरगमाल खवातीन और बच्चों को रिहा करने के मुआहदे पर इत्तेफाक किया था। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के आगाज से कबल गजा पर हमले जारी। रफा, खान यूनुस, बैतुल्लाहिया समेत शिमाली और जनूबी गजा पर वहशियाना हमले। मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद और जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 14,532 हो गई। 6,000 से जायद बच्चे और 4,000 खवातीन शामिल। मगरबी किनारे में 215 फलस्तीनी शहीद। गजा में संगीन इंसानी बहरान बरकरार। खाने की अशिया, ईंधन, पानी की शदीद किल्लत। माशी खुद इन्हिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और कौमी काविशें दरकार हैं। अवाम को महंगाई से निजात दिलाना अव्वलीन चैलेंज है। इंतखाबात में भरपूर कामयाबी के बाद अवाम को माशी तरक्की का तोहफा देंगे। मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वालों का खैर मकदम करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शमूलियत इख्तियार करने वाले रहनुमाओं से गुफ्तगू। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज की जानिब से आगाही इंसदाद मुनशियात मुहिम। मुख्तलिफ इलाकों में नशे के मनफी असरात को उजागर करने के लिए रैलियाँ निकाली गईं। पाक फौज, सिविल इंतज़ामिया, मकामी अफराद, उलमा और तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। मुनशियात से मुतालिक आगाही मुहिम के दौरान नौजवानों को मुनशियात से मुतालिक मालूमाती वीडियोज़ भी दिखाई गईं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला। गुज़िश्ता रोज़ 2,668 अफराद पर मुश्तमिल मज़ीद 560 खानदान अपने वतन लौट गए। अफगानिस्तान वापस जाने वाले गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों की तादाद 2,45,000 हो गई। अफगान खवातीन पर तालिबान की पाबंदियां। खवातीन घरों तक महदूद। तालीम और रोजगार पर पाबंदी। तालिबान दौर में औरतों के हुकूक की खिलाफ वर्जियों में तशवीशनाक हद तक इजाफा। सहाफ़ियों, इंसानी हुकूक के कारकुनान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के खिलाफ भी क्रैकडाउन। तालिबान हुकूमत का इस्लामी कवानीन की पासदारी और अवाम की अपने बारे में मुस्बत राय का दावा सरासर झूठ पर मबनी है। अक़वाम मुत्तहिदा। 1971 की पाकिस्तान भारत जंग, मारका कमालपुर, पाक फौज की शुजाअत की दास्तान। 31 जुलाई 1971 को असली दुश्मन भारत ने दहशतगर्द तंजीम मुक्ति बाहिनी की बटालियन साइज फोर्स के जरिए कमालपुर में पाकिस्तान आर्मी की बॉर्डर पोस्ट पर हमला किया। 31 बलोच रेजिमेंट, वेस्ट पाकिस्तान रेंजर्स और रजाकारों ने भरपूर दिफा करते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली ने अपनी कायदाना सलाहियतों को बुरवेकार लाते हुए दुश्मन को पसपाई पर मजबूर किया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में। आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स इस वक्त 544 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 58,737 पर ट्रेड कर रहा है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 620 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। उधर डॉलर की कदर में भी कमी हो रही है। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 284 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़मीर, अपडेट कीजिएगा, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है और उसका तमाम क्रेडिट जो है मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ पे है, जिन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया है। और यही इसका मज़हर है कि तमाम सरमायाकार जो हैं वो उस पर भरपूर एतमाद का इज़हार करते हुए स्टॉक मार्केट में अपना पैसा जो है वो लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए गए, ख़ास करके जो डॉलर की रेट के हवाले से क्रैकडाउन किया गया, जो स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही थी ताकि मसनूई किल्लत पैदा करके डॉलर का रेट ऊपर कर दिया जाए, वो क्रैकडाउन भी काफ़ी मुस्बत रहा और उससे डॉलर की कीमत में काफ़ी नुमाया कमी रही। इससे भी काफ़ी एतमाद बहाल हुआ सरमायाकारों का, खास करके बिजनेस कम्युनिटी का। इसके अलावा जो पावर सेक्टर में क्रैकडाउन स्टार्ट किया गया बिजली चोरी के हवाले से, उसमें बहुत मुस्बत हमें उसके रिजल्ट मिले। खास करके हमारा जो इम्पोर्ट बिल था उसकी वजह से काफ़ी कम हुआ, क्योंकि हमारी ज़्यादातर बिजली जो है वो चोरी की जा रही थी और फर्नेस ऑयल ज़्यादा यूज़ हो रहा था। तो अब फर्नेस ऑयल में भी इम्पोर्ट का बिल जो हमारा कम हुआ है, तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो सिर्फ $2 अरब तक रह चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा था पहले। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं अगस्त से लेकर अक्टूबर के महीने में, और हमारी इंपोर्ट्स जो हैं इसी दौरान बहुत कम हुई हैं। जब से निगरान हुकूमत ने सेटअप संभाला है तो जो PSX है यानी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीबन 6,800 पॉइंट्स का इजाफा देखा जा चुका है। ये काफ़ी खुशाइंद, खास करके इस लिहाज से कि जो सरमायाकार हैं और जो सनतकार हैं वो तमाम जो है मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ और इसकी जो कंसिस्टेंसी पे अपना भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे हैं और अपना पैसा जो है वो रोल इन कर रहे हैं। जी अच्छा ज़मीर, ये भी बताइएगा कि GDP की बात कर ले, मनी सप्लाई की बात करें या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हवाले से बात करें, चूँकि डॉलर तो एक इंडिकेटर है ही, वो ट्रिगर कर रहा है, तो शरह सूद भी है, वो तमाम इंडिकेटर्स हैं, वो तमाम फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन का बायस बनते हैं। तो इसमें कितनी पॉजिटिविटी आपने देखी है? जी ज़मीर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि GDP या मनी सप्लाई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और जो शरह सूद है जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन का बायस बनती हैं, उसमें आप कितनी पॉजिटिविटी देख रही हैं, कितने मुस्बत इशारे हैं उसके अंदर? चलिए, हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन जब जैसे हमारा राब्ता बहाल हो तो हम इससे मज़ीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास। दीगर खबरों के जाने बढ़ेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मुत्तहिदा अरब अमारात में वर्ल्ड एक्शन समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म समिट के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा और निगरान वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली समिट में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आलमी बिरादरी के ताउन की ज़रूरत पर रोशनी डालेंगे, जबकि पाकिस्तान COP28 में तरक्की पजीर ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए आलमी ताउन पर भी जोर देगा। तर्जुमान ने कहा कि निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी 28 नवंबर को बेल्जियम में मुनक्किद होने वाली आलमी तारकीन वतन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और कॉन्फ्रेंस में गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों के हवाले से बातचीत करेंगे। गजा की सूरत हाल पर बात करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान गजा में जंगबंदी का मुंतज़िर है। जंगबंदी से गजा के मुतासरीन तक इमदाद पहुँचने में मदद मिलेगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली जारहियत से गजा के मुतासरा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं, जबकि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भी बच्चे भारतीय फ़ौज के मज़ालिम का शिकार हो रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि सूबों में वसाइल की मुनसिफ़ाना तक़सीम यकीनी बनाना वफाकी ज़िम्मेदारी है और तमाम सूबों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए कही। वज़ीर आज़म को पन बिजली मनसूबों की आमदन में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अदायगियों के मसले के बारे में भी आगाह किया गया। अनवारुल हक काकड़ ने वापडा को हिदायत की कि तमाम रुकावटों को जल्द दूर करते हुए तरजीही बुनियादों पर अदायगियाँ यकीनी बनाई जाएँ।
انہوں نے کہا کہ ہائیڈل منصوبوں کے تمام تر بقایا جات فوری ادا کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا صوبائی حکومت اور سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے درمیان تمام تصفیہ طلب معاملات کو جلد حل کیا جائے۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا میں بجلی کے شعبے میں اصلاحات اور چوری کی روک تھام کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ملک میں آبی ذخائر اور پن بجلی کے منصوبوں کو تعمیری ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والوں کے خاندانوں کی بہبود سے متعلق امور بھی زیر غور آئے۔ وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے صوبائی حکومت کے لیے مختص فنڈز کی فوری ادائیگی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ شہداء ویلفیئر فنڈ کو فوری طور پر لواحقین تک پہنچایا جائے۔ دہشت گردی کے جنگ میں شہید ہونے والوں کے خاندانوں کی بہبود کے لیے مختص رقم کی ادائیگی میں کسی بھی قسم کا تعطل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور غزہ کی صورتحال پر اپڈیٹس لیے میں ہوں آپ کے ساتھ نازیہ خان۔ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد کل تک مؤخر کر دیا ہے۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر زاشی ہنگبی نے کہا ہے کہ یرغمالیوں کا پہلا گروپ جمعے کو رہا کیا جائے گا۔ جمعے سے پہلے کوئی جنگ بندی یا یرغمالیوں کی رہائی نہیں ہوگی۔ عرب میڈیا کے مطابق فریقین نے ابھی تک جنگ بندی کی دستاویز پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ یہ مرحلہ اگلے 24 گھنٹوں میں مکمل ہونے کی امید ہے۔ اس سے قبل حماس نے کہا تھا کہ عارضی جنگ بندی پر عمل درآمد جمعرات کو مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے سے شروع ہوگا۔ بعد ازاں ایک سینئر اسرائیلی اہلکار نے بھی اس کی تصدیق کی تھی۔ اسرائیل اور حماس نے قطر کی کوششوں سے بدھ کو 4 روزہ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر اتفاق کیا تھا۔ عارضی جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل سے 150 فلسطینی خواتین اور بچوں کی رہائی کے بدلے حماس کی جانب سے 50 یرغمالی خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل نے غزہ کو انسانی امداد اور ایندھن کی فراہمی کی اجازت دینے پر بھی اتفاق کیا تھا۔ ناظرین، اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کے آغاز سے قبل غزہ پر حملے تیز کر دیے۔ صہیونی طیاروں نے غزہ کی پٹی میں مختلف مقامات پر رات بھر فضائی حملوں اور گولہ باری کا سلسلہ جاری رکھا۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے رفح کے علاقے میں ایک مکان کو نشانہ بنایا۔ توپ خانے کی مدد سے خان یونس کے قصبے الفخاری پر بھی گولہ باری کی گئی۔ اس کے علاوہ بیت اللحیہ سمیت شمالی اور جنوبی غزہ کے دیگر علاقوں پر بھی وحشیانہ حملے کیے گئے ہیں۔ غزہ پر تازہ حملوں میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت میں شہداء کی مجموعی تعداد 14,532 ہو گئی ہے، جن میں 6,000 سے زائد بچے اور 4,000 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں زخمیوں کی تعداد 35,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ حکام نے تصدیق کی ہے کہ 7,000 افراد لاپتہ ہیں۔ اسرائیلی جارحیت سے بے گھر ہونے والوں کی تعداد 17 لاکھ سے زیادہ ہے۔ غزہ میں سنگین انسانی بحران بھی برقرار ہے۔ جنگ زدہ علاقے میں کھانے کی اشیاء، ایندھن، پانی کی شدید قلت نے لاکھوں افراد کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ یونیسیف کی سربراہ نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی دنیا میں بچوں کے لیے خطرناک ترین جگہ بن چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی اداروں نے فلسطینی خواتین اور بچوں کے لیے ہنگامی امداد کی اپیل کی ہے۔ شمالی وزیرستان رزمک میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے کے قریب دیسی ساختہ بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں پاک فوج کے 2 جوان لانس نائک احسان بادشاہ اور لانس نائک ساجد حسین شہید ہو گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لانس نائک احسان بادشاہ کی عمر 33 سال اور تعلق کرک سے تھا، جبکہ لانس نائک ساجد حسین کی عمر 30 سال اور تعلق کرم سے تھا۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بہادر جوانوں کی لازوال قربانیاں ہمارے قومی عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے 2 جوانوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ ملک میں دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ اور ناظرین، 1971 میں مشرقی پاکستان کے محاذ پر وسائل کے تناسب میں واضح کمی کے باوجود پاک فوج کے جوانوں نے پاک بھارت سرحد پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھے ملک کے دفاع کو مقدم رکھا۔ اس حوالے سے مشرقی پاکستان کے علاقے کمال پور کی سرحد پر دشمن کی جانب سے وقتاً فوقتاً حملوں کا سلسلہ جاری تھا۔ 31 جولائی 1971 کو ازلی دشمن بھارت نے توپ خانے کی مدد سے دہشت گرد تنظیم مکتی باہنی کے بٹالین سائز فورس کے ذریعے کمال پور میں پاکستانی پوسٹ کمال پور پر حملہ کیا، جہاں پر دفاع کی ذمہ داری لیفٹیننٹ محمد علی کی قیادت میں 31 بلوچ رجمنٹ، ویسٹ پاکستان رینجرز اور رضاکاروں کے پاس تھی۔
लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली 31 बलोच रेजिमेंट से आरसी तौर पर मुंसलिक थे, मगर इस जांबाज ऑफिसर ने मुश्किलात के बावजूद दिफाई वतन की खातिर अपनी खिदमत रजाकाराना तौर पर अंजाम दी। हमले के आगाज़ पर लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली ने अपनी कायदाना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अपने जवानों को दिफाई पोजीशन इख्तियार करने का हुक्म दिया और अपनी बहादुरी, हौसले और दानिशमंदी से मैदान जंग में दुश्मन को अपने फारी हथियारों की जद में आने तक फायर को रोके रखा। जब आपको यकीन हो गया कि दुश्मन मुकम्मल तौर पर फंस चुका है तो आपने तमाम मौजूद हथियारों से दुश्मन पर अचानक और शदीद हमला किया। लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली की इस पेशा वराना हिकमत अमली के पेश नज़र दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान के साथ पसपाई इख्तियार करना पड़ी। पाकिस्तान आर्मी के इस बहादुराना दिफाई हमले और फायर डिसिप्लिन के सबब दुश्मन के 120 फौजी जहन्नम वासिल और मुतादिद जख्मी, जबकि 14 मशीन गनें, रॉकेट लॉन्चर्स, रेडियो ट्रांसमिशन सेट्स और 26 राइफलों समेत कसीर मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी कब्जे में ले लिया गया। लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली की बहादुरी की ये कहानी कई अनसुनी दास्तानों में से एक है जो तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। कनाडा के बाद अमरीकी सरजमीन पर भी भारत मुखालिफ सिखों को कत्ल करने का मंसूबा पकड़ा गया है। अमरीकी खुफिया इदारों ने अमरीका में एक सिख अलहदगी पसंद को कत्ल करने की भारतीय साजिश नाकाम बना दी है। अमेरिकी सदर ने भारतीय साजिश का मामला सितंबर में नरेंद्र मोदी के साथ उठाया था। भारतीय खुफिया एजेंसी अमेरिका में मुकीम सिख रहनुमा गुरपतनौत सिंह पूनम को कत्ल करना चाहती थी, जो सिखों को आज़ाद रियासत के लिए कोशा खालिस्तान तहरीक के अहम रहनुमा है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ने सिख रहनुमा को अमेरिकी सरजमीन पर कत्ल करने की साजिश का मामला मोदी के साथ नई दिल्ली में G20 सरबराह इजलास के मौके पर मुलाकात में उठाया था। अमेरिकी सिक्योरिटी काउंसिल ने भी फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की तस्दीक की है। अमेरिकी खुफिया इदारे पहले ही अपने इत्तेहादी मुल्कों को खालिस्तान तहरीक के कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल की साजिश से आगाह कर चुके थे। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भी हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के बारे में बरमला इजहार कर चुके हैं। अमरीकी इंतजामिया के एक अहम ओहदेदार के मुताबिक गुरपतनौत सिंह के कत्ल की साजिश के बारे में जून में मोदी के अमरीका के दौरे के बाद भारत और सफारती सतह पर एहतजाज किया गया था। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज की जानिब से आगाही इंसदाद मनशियात मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद नौजवानों को मनशियात के मुतालिक शऊर दिलाना और उसके ताहयात नुकसानात से आगाह करना था। शिमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नशे के मनफी असरात को उजागर करने के लिए रैलियाँ निकाली गईं। इस मौके पर पाक फौज, सिविल इंतजामिया और मकामी अफराद के अलावा मालिकान, मिशरान, उलमा और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। मनशियात से मुतालिक आगाही मुहिम के दौरान नौजवानों को मनशियात के मुतालिक मालूमाती वीडियोज़ दिखाई गईं। खेलों की अहमियत उजागर करने और नौजवानों को खेल की तरफ राग़िब करने के लिए क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मलिक मिशरान और मकामी अफराद ने पाक फौज के मनशियात के खिलाफ मुस्बत इक़दाम की भरपूर पजीराई की और कहा कि ऐसी शऊर उजागर करने वाली तहरीकों के शिमाली वज़ीरिस्तान में मुस्बत और देरपा असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा एक ज़िम्मेदार और बेहतरीन हमसाया मुल्क होने का किरदार अदा किया है, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान ने जिस फराखदिली से अफगान बाशिंदों को अपने मुल्क में पनाह देने के साथ साथ रोज़गार के सारे मौक़े मुहैया किए, इस अमर को आलमी सतह पर सराहा गया। 31 अक्टूबर की डेडलाइन ख़त्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज़्ज़त इनखला यकीनी बनाया गया। उनकी बाइज़्ज़त तरीके से वापसी और आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। चमन और तोरखम बॉर्डर पर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ 2668 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए हैं, जिनमें 765 मर्द, 684 खवातीन और 1219 बच्चे शामिल थे। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 297 गाड़ियों में 560 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई है। अब तक 2,45,833 गैर कानूनी अफगान तारकिन वतन की अपने वतन वापसी हो चुकी है। हम खबर आपको दें, इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया है। PTI को 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की हिदायत की गई है। सदफ अफजल से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी सदफ, आगाह कीजिएगा इस फैसले के हवाले से। जी अयाज, इलेक्शन कमीशन ने आज तहरीके इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उसके हवाले से महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने जो तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हैं उनको कलअदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI को यह हिदायत की है कि 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं और उसके बाद 7 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन को उन्होंने PTI ने जो है वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से रिपोर्ट जमा करवानी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला
جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے وہ شفاف بھی نہیں تھے اور ان کو متنازع قرار دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ تحریک انصاف اپنے انٹرا پارٹی الیکشن 20 روز کے اندر کروائے اور اس کے بعد 7 دن کے اندر اپنی رپورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروائے۔ فی الحال پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ بلے کا نشان برقرار ہے، لیکن اگر 20 دن کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرواتی اور 7 دن کے بعد رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرواتی تو پھر اس کے بعد ان سے بلے کا نشان جو ہے وہ بھی واپس لیا جائے گا اور مزید کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہیں ان کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے 13 ستمبر کو جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج یہ محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور انہیں 20 دن کے اندر الیکشن کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے رپورٹ جمع کرانے کی انہوں نے کہا ہے کہ 7 دن کے بعد پھر رپورٹ جمع کرائی جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ صدف افضل، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ اور افغانستان حکومتی نظام بدنظمی کا شکار۔ اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے افغانستان انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں سر فہرست ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں عورتوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں میں تشویشناک حد تک بتدریج اضافہ ہوا ہے، جہاں عورتوں کو نہ تو تعلیم حاصل ہے اور نہ ہی گھر سے نکل کر ملازمت کرنے کی اجازت۔ عورتوں پر انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ میں بھی کام کرنے پر پابندی ہے۔ دیگر بنیادی حقوق جیسے آزادی اظہار رائے، اجتماع، جسمانی سالمیت، انصاف تک رسائی اور اقلیتوں کے حقوق کو بھی منظم طریقے سے تباہ کیا گیا ہے۔ افغانستان میں سول سوسائٹی، انسانی حقوق کے کارکنان، صحافی، حتیٰ کہ پرامن احتجاج کرنے والوں کو بھی ناجائز طور پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ نومبر 2022 میں طالبان حکومت نے اجتماعی پھانسی اور دیگر غیر انسانی سزاؤں کو نافذ کیا۔ نومبر 2022 سے اپریل 2023 کے درمیان 74 مرد، 58 خواتین اور 2 لڑکوں کو سر عام کوڑے مارے گئے۔ طالبان حکومت کا اسلامی قوانین کی پاسداری اور عوام کی اپنے بارے میں مثبت رائے کا دعویٰ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ افغانستان میں 85% سے زائد آبادی غربت کی نچلی سطح پر زندگی گزار رہی ہے اور ان تک امداد کا پہنچنا بھی طالبان نے ناممکن بنا دیا ہے۔ 2023 میں افغانستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے محض $744 کا بجٹ فراہم کیا گیا ہے، جبکہ 2022 میں $1.49 بلین فراہم کیے گئے تھے۔ لیڈی ڈاکٹرز اور امدادی کارکنان پر طالبان کی پابندی کے باعث ملک بھر میں صحت کے حالات بھی انتہائی تشویشناک ہیں۔ افغانستان میں 2/3 سے زائد آبادی بدستور شدید انسانی بحران کا سامنا کر رہی ہے، جس کو امداد کی شدید ضرورت ہے۔ افغانستان میں بحران کی وجہ ناقص حکمرانی، خشک سالی، موسمیاتی تبدیلی، زلزلہ اور براہ راست ترقیاتی امداد کی معطلی ہے۔ طالبان حکومت دنیا بھر میں متعدد دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی میں بھی ملوث ہے۔ افغان طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد افغانستان میں امن و امان کی صورتحال آئے روز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ خیال کیا جا رہا تھا کہ افغان طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد خطے میں استحکام آئے گا، تاہم ان کی جانب سے دہشت گردوں کی پشت پناہی نے حالات مزید بگاڑ دیے ہیں۔ کرکٹ عالمی کپ کے موقع پر بھارتی قوم کی کم ظرفی دنیا بھر میں بے نقاب ہو گئی ہے۔ احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں جمع لوگوں نے اپنے ہی میدان پر ملک اور کرکٹ کا نام خراب کیا تھا۔ بھارتی شائقین نے کرکٹ میچ کے دوران حریف ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں بجانا بھی گوارا نہ کیا۔ فاتح آسٹریلین کھلاڑیوں کے فیملیز کو بھارتی انتہا پسند کرکٹ مداحوں نے ریپ کی دھمکیاں دیں۔ بھارتی تجزیہ کار کے مطابق 1983 ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان کپل شرما دیو کو احمد آباد میں کیوں نہیں بلایا گیا؟ گراؤنڈ کی پچ خراب تھی اور میچز کہیں اور منعقد ہونے تھے۔ بھارتی صحافی کے مطابق دنیا میں کہیں بھی ورلڈ کپ کا میچ کھیلا جاتا تو ٹکٹس کی خرید و فروخت پہلے سے شروع کر دی جاتی، لیکن بھارتی کرکٹ بورڈ نے ایسا نہیں کیا۔ دوسرے ممالک کے شائقین موجود نہیں تھے کیونکہ ان کو ویزے ہی نہیں دیے گئے۔ بھارتی سابق کرکٹر گوتم گمبھیر نے خلیج ٹائمز میں لکھا کہ دوسری ٹیموں کے میچ میں کم شائقین نظر آئے۔ گوتم گمبھیر کے مطابق کیا سچ میں یہ میچ سے محبت ہے یا صرف شائقین بھارتی کھلاڑیوں کے مداح بن کر دیکھنے جاتے ہیں؟ فاکس سپورٹس آسٹریلیا کے مطابق بھارتی ٹیم کے کھلاڑی ایوارڈ کی تقریب تک بھی نہیں رکے۔ جس ٹیم کو تاریخ کی بہترین ٹیم بتایا جا رہا تھا وہ اسی دن کمزور نظر آئی جس دن سے مضبوط نظر آنا تھا۔ جیسے ہی بھارتی ٹیم کا میچ ہاتھ سے نکلنے لگا تو شائقین نے ٹیم کا حوصلہ بڑھانا چھوڑ دیا۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں لوگوں کی املاک کو کسی نہ کسی بہانے سے چھیننے کی جاری مہم کے دوران مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے ضلع کپواڑہ میں ایک اور کشمیری زمین پر قبضہ کر لیا۔
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मोहम्मद गुलजार मीर की जायदाद जिला में हिंदवाड़ा के इलाके अमरगढ़ तुरतपुरा में जब्त की गई है। दिलचस्प बात यह है कि भारत पुलिस ने जायदाद पर कब्जा करने की कार्रवाई को यह कहकर जवाब पेश किया कि ये जायदाद गैर कानूनी तरीकों से हासिल की गई थी। KMS के मुताबिक जिला राजौरी में एक हमले में भारतीय फौज के 2 अफसरों समेत 4 फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए हैं। भारतीय फौज ने जिला राजौरी के इलाके बाजीमाल में मुहासिर और तलाशी की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान एक हमले में एक मेजर समेत 2 अफसर हलाक, मुतादिद फौजी जख्मी हो गए। जख्मी फौजियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात के लिए बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात 25 नवंबर से गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में शुरू होंगी। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने इंतजामात का जायजा लेने के लिए गुरुद्वारा जन्मस्थान का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर और अंदरूनी मुल्क से आने वाले सिख यात्री हमारे मेहमान हैं, उनकी हर मुमकिन मेहमान नवाजी हमारी कौमी जिम्मेदारी है। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस में मुलजमान चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन PTI को 28 नवंबर को तलब कर लिया। केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। शाह महमूद कुरैशी के वकीला अली बुखारी और खालिद यूसुफ अदालत के सामने पेश हुए। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के इस्तफसार पर अदालती अमले ने हाई कोर्ट की कॉपी अदालत के सामने पेश कर दी। अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को अंदर समाअत पर अदालत में पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI के अलावा फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रखे हैं। PTI रहनुमाओं को आज़ादी हैसियत में तलब किया गया है। और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI फवाद चौधरी और असद उमर में से कोई भी कमीशन में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन अगली समाअत पर फैसला सुनाएगा। वजारत दाखिला की जानिब से रिपोर्ट कमीशन में जमा कराई गई। चेयरमैन PTI के वकील शोएब शाहीन ने रिपोर्ट की कॉपी देने की इस्तदा की, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जेल में पहला ट्रायल नहीं, इस पर हम कोई ऑर्डर पास कर देते हैं, रिपोर्ट देकर फैसला करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास हुआ, जिसमें पंजाब में बुजुर्गान दीन के मज़ारों के अपग्रेडेशन पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजलास में दाता दरबार के लंगर खाने, इंतजामात और ताज़ीन व आराइश का जायज़ा भी लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने लंगर खाने को 24 घंटे खुला रखने के लिए फौरी इंतजामात पर महकमा औकाफ और मदीना फाउंडेशन को सराहा। उन्होंने दाता दरबार के इर्द गिर्द के इलाके को साफ़ सुथरा और खूबसूरत बनाने की भी हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि अक़ीदतमंदों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फ़राहम करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्मोक की सूरत हाल अबतर होने पर आला सतह इजलास तलब कर लिया है। इजलास में काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास के शुरका को स्मोक की मौजूदा सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि स्मोक से निपटने के हवाले से नए इक़दाम उठाए जाएंगे। गवर्नर पंजाब ने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी में तलबा की कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि लाइव स्टॉक किसी भी मुल्क के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लाइव स्टॉक के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। इस शोबे में बेहतरी से मुल्क की ज़रूरियात पूरी और मईशत मजबूत होगी। तलबा मुल्क व कौम की तरक्की के लिए काम करें। और नाज़रीन, बुलेटिन में अब कुछ बात करेंगे मौसमियाती तब्दीलियों और उससे जुड़े कुछ चैलेंजेस के हवाले से। तो इसी हवाले से 30 नवंबर से मुत्तहिदा अरब अमारात में आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के सिलसिले में इस्लामाबाद में भी सेमिनार हुआ है। मरियम मलिक की रिपोर्ट दिखाते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फोरम्स पर अपना मुकदमा कैसे पेश करे। COP28 से पहले जायजा सेमिनार इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली अहमद इरफान असलम ने कहा, माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान मुतासिर रहा, मगर कभी इस मामले को तरजीहात में नहीं रखा गया। अब फौरी इक़दामात की जरूरत है। Nobody picks climate change. It's not in our national discourse. It is not at the level of priority that it deserves. And yet this is the one subject that is an existential threat for us.
and it is a subject that deserves our collective attention, not only within the country but beyond our borders. CEO NDMRF बिलाल अनवर का कहना था कि हमने दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए क्या इकदामात किए हैं। हमने किया मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ मिलके, ये बेसिकली यहाँ पे जो लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं कि पाकिस्तान को वहाँ पे क्या पोजीशन लेनी चाहिए, हमारा नैरेटिव क्या होना चाहिए, हमें किन मुल्कों के साथ मिलके अपनी पोजीशन को फर्दर स्ट्रेंथन करना चाहिए, इसके ऊपर ये एक डिस्कशन करवाना और करना, ये इसका मकसद था। इस मौके पर NDRMF ने मौसमियाती तब्दीली के COP28 से मुतालिक मालूमात की रसाई के लिए वेबसाइट और न्यूज़ लेटर का इजरा भी किया। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीलियों के ज़राअत पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। लाहौर क्लाइमेट चेंज डेस्क से हुमा सदफ ने इस सिलसिले में ज़रई शोबे को जो मसाइल दरपेश हैं उनका अहाता किया है। आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हजरत इंसान ने अपनी जिंदगी में सहूलत अपनाई तो उनके मनफी असरात का भी सामना करना पड़ा। गाड़ियों में सफर, एयर कंडीशन की यख बस्ता हवाएं और सनती तरक्की सब ठीक है, मगर जहरीली गैसों के अखराज ने माहौलियाती आलूदगी को जन्म दिया और मौसमियाती तब्दीलियों की सूरत में दुनिया को एक और चैलेंज का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियों का ये आलम है कि कहीं बर वक्त बारिश नहीं तो कहीं अब्र रहमत सैलाब की सूरत में जहमत बन रहा है। दर्जा हरारत में गैर मामूली उतार चढ़ाव, बारिशों की कमी से खुश्क साली, मौसमियाती फसलों का ना होना और फसलों की पैदावार में कमी वो मसाइल हैं जिनकी वजह मौसमियाती तब्दीलियां हैं। गर्मी का दौरानिया ਵਧਣ ਦੀ वजह तो ਜਿਹੜੀ सर्दी वाली फसल है वो जल्दी बिजाई नहीं होती, जे बिजाई करिए तो उसकी जर्मिनेशन नहीं होती। गंदम पे भी मौसमियाती तब्दीलियों के बुरे असरात मरतब हो रहे हैं। अगर जल्द काश्त करें तो वो गर्मी की ज़द में आ जाती है, अगर लेट काश्त करें तो उसका वो दौरानिया मुकम्मल नहीं हो पाता, इसलिए उसकी पैदावार शदीद मुतासर हो जाती है। मौसमियाती तब्दीली से न सिर्फ फसलों और लाइफ स्टॉक का बुनियादी ढांचा मुतासिर होता है बल्कि इससे ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का इम्कान भी बढ़ता है। मौसमियाती तब्दीलियों के ज़रई शोबे पर असरात की वजह से आज दुनिया भर के माहिरीन आलमी सतह पर ऐसे असूल व ज़वाबित मुतय्यन करने पर गौर कर रहे हैं जिससे माहौलियाती आलूदगी को कम किया जा सके। बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना है तो फसलों पर मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात का बर वक्त हल निकालना होगा। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, ट्रैफिक पुलिस पंजाब स्मॉग के खात्मे और अवामुन्नास को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए कोशा नजर आ रही है। सूबा भर में स्मॉग के सबब बनने वाले व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेजी के साथ जारी है। ट्रैफिक पुलिस पंजाब के मुताबिक 10 अक्टूबर 2023 से स्मॉग के खिलाफ शुरू होने वाली कैंपेन के तहत 2,25,000 से ज्यादा गाड़ियों के चालान किए जा चुके हैं, जबकि पंजाब भर में रवां साल ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ने वाली 91,000 से ज्यादा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कर दिया है। खबरनामे में शामिल करते हैं कुछ मज़ीद खबरें। मुल्तान मैपको रीजन में बिजली चोर और डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एक ही रोज में मजीद 161 अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, जिसमें 4 अफराद को मौके से हिरासत में ले लिया गया। मुल्तान में बिजली चोरों को 1,33,00,000 रुपए से ज्यादा के जुर्माने भी किए गए हैं। नादहिंदा सार्फिन के खिलाफ ऑपरेशन में एक ही रोज में 2,95,00,000 रुपए वसूल किए गए। कमालिया में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कम उम्र, बगैर लाइसेंस और हेलमेट के बगैर बाइक चलाने वाले शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक दिन में 90 से ज्यादा चालान किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे हादिसात का सबब बन रहे हैं, इसलिए तमाम स्कूलों में जाकर बच्चों को हेलमेट से मुतालिक आगाही भी दी जा रही है। तमाम शहरी खुद भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और अपने बच्चों को भी करवाएं। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 153 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। रवां साल पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 13,366 मरीज रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान के मुताबिक रवां साल लाहौर में डेंगू के 6,000 मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 134 मरीज ज़ेर इलाज हैं। डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें और डेंगू के रोकथाम के लिए शहरी महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हमने हर दौर में मुल्क से महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खात्मे के लिए जद्दोजहद की। अवाम ने मौका दिया तो मुल्क को माशी मसाइल से निकालेंगे। चित्राल में वर्कर्स कन्वेंशन से उनके खिताब की तफसील जानते हैं रिजवान आरिफ से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निकालने का हल हमारे मंशूर में है। उन्होंने कहा कि चित्राल मेरा घर है। सिंध की तरह चित्राल में भी सेहत के शोबे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे। चाहे वो बेरोजगारी हो,
चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो महंगाई हो, इन तीनों मसाइल का मुकाबला किया। अगर चित्राल के नौजवान को रोजगार के मौके मिले तो सबसे ज्यादा पहले कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में मिला। अगर उसके बाद यहां के नौजवानों को रोजगार के मौके मिले तो उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में मिला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा जरूरी है। उन्होंने कहा कि अवाम ने इक़्तिदार में आने का मौका दिया तो चित्राल समेत मुल्क की तकदीर बदल देंगे। मैं चाहता हूं कि अपने अवाम का जो दुख है, जो तकलीफ है, वो दर्द है, वो दूर कर। अगर नीयत साफ है, इरादा है तो काम भी किया जा सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां बहुत सा पोटेंशियल है। अब काम हमने करना है और हम काम करके दिखाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पसमानदा इलाकों की खवातीन को शामिल किया जाएगा। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि माशी खुद इन्हिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और कौमी काविशें दरकार हैं। आवाम को महंगाई से निजात दिलाना अव्वलीन तरजीह है। साबिक सेनेटर वक़ार अहमद और इंजीनियर अमीर मकाम से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून हमेशा कौम के एतमाद और तवक्कुआत पर पूरी उतरी है। माशी मफादात का तकाजा है कि सियासी इस्तेहकाम से बहरानों का मुकाबला किया जाए। साबिक सेनेटर वक़ार अहमद और अमीर मकाम ने मुस्लिम लीग नून के सदर से मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक अरकान पार्लियामेंट मखदूम मुबीन आलम, मखदूम मसूद आलम, सैयद मुबीन जामिन और सैयद बासत सुल्तान बुखारी ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात करने वाले रहनुमाओं ने पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने पार्टी शमूलियत पर रहनुमाओं का खैर मकदम करते हुए कहा कि हमारी जमात मुल्क की सबसे बड़ी नुमाइंदा पार्टी है। इंतखाबात में भरपूर कामयाबी के बाद आवाम को माशी तरक्की का तोहफा पेश करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी पंजाब के अहदेदारों ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और आइंदा इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल किया। राना फारूक सईद, असलम गेल और दूसरे रहनुमाओं ने अपने इलाकों की सियासी सूरत हाल के बारे में आगाह किया। आसिफ अली जरदारी ने पार्टी अहदेदारों से इंतखाबी उम्मीदवारों के हवाले से भी मशावरत की। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में कामयाबी के लिए कारकुनों को मुतहर्रिक किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खुद को एहतसाब के लिए पेश करते हुए कहा है कि दूसरी जमातों के लिए रहनुमा भी खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। पेशावर में तलबा कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर लूटी गई दौलत वापस हो जाए तो मुल्क को कर्जों की जरूरत नहीं होगी। हम एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां असातिज़ा की तकरीम और इज्जत हो। हम एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां हमारे माए, बेटी और बहनियां और बच्चियां अपने आप को महफूज पाएं और मेरे पाकिस्तान में तालीम मुफ्त होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए अमन और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमने मुल्क बचाने के लिए इत्तेहादी हुकूमत बनाई जिसने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। एक सवाल के जवाब में मियां जावेद लतीफ़ का कहना था कि कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खत्ते में अमन और खुशहाली के लिए कायदाना किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम तमाम सियासी जमातों को कौमी धारे में शामिल रखना चाहते हैं ताकि मुल्क को दरपेश मसाइल से निकाला जा सके। और कनाडा अमेरिका की सरहद पर नायग्रा फॉल के करीब रेनबो ब्रिज पर गाड़ी में धमाके से 2 अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक धमाका अमेरिका की साइड पर हुआ और इसमें हलाक दोनों अफराद की ताहाल शनाख्त वाज़ेह नहीं हो सकी है। धमाके के फौरी बाद रेनबो ब्रिज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अमेरिकी मीडिया का मजीद कहना है कि धमाका अमेरिका और कनाडा को मिलाने वाले पुल पर हुआ। दहशतगर्दी के हवाले से तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया गया है। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान खित्ते पोठोहार में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हो सकती है।
ताहम चंद मकामात पर याराबारी का भी इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की बात करेंगे, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बाबूसर में -4, स्कर्दू -3, गोपिस और कालाम में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी अदाकार चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिशेष 40 साल हो गए। जुदागाना अंदाज और शोख अदाकारी ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लाहौर से वर्दा सलीम की रिपोर्ट। खूबसूरत अदाकारी और दिलकश अंदाज के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में मुनफरिद मुकाम हासिल करने वाले वहीद मुराद को शायकीन चॉकलेटी हीरो के नाम से जानते हैं। वो अपने मखसूस स्टाइल के साथ पर्दा स्क्रीन पर जब जलवागर होते तो फिल्म बीनों के दिलों में घर कर जाते। 1962 में फिल्म औलाद से अपनी अदाकारी का सफर शुरू करने वाले वहीद मुराद ने बहुत कम अरसे में मकबूलियत हासिल की। फिल्म अरमान ने तो उन्हें शोहरत के बाह में अरूज तक पहुँचा दिया और इस फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया। मासूम की भोली भाली रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं को दीना। वहीद मुराद ने 2 दहाइयों के अपने फनी सफर में कई यादगार किरदार अदा किए और कमोबेश 124 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें हीरा और पत्थर, देवर भाभी, इंसानियत, सालगिरह समेत कई यादगार फिल्में शामिल हैं। कहिए, है ना वही हाथ? और लड़की के हुस्न जमाल के बारे में क्या राय है आपकी? अरे आप रो पड़ी? आपको हमारा मोहब्बत भरा मजाक पसंद नहीं आया तो हमें माफ कर दीजिए। वहीद मुराद को 32 निगार अवार्ड और 17 इम्तियाज समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। वहीद मुराद का असल एजाज उनके मद्दाहों का प्यार है जो आज भी उनके दिलों में जिंदा है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।